कर आए हैं आपकी क्लास 12th की बुक अभिव्यक्ति और माध्यम का तृतीय अध्याय। जैसा आप जानते ही हैं कि हमारी बुक 11th और 12th दोनों क्लासेस के लिए एक ही है। स्टार्टिंग की 2 चैप्टर जो हमारे रहे जनसंचार माध्यम, दोनों हमारे क्लास 11th के थे और क्लास 12th के लिए जो चैप्टर है वो चैप्टर 3rd से आता है और वो है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। अब विभिन्न माध्यम का क्या मतलब है? हमारे जनसंचार के विभिन्न माध्यम होते हैं। इस पाठ को समझने से पहले हम पाठ के बारे में समझ लेते हैं कि इस पूरे पाठ में हमें क्या बता रखा है। तो शुरुआत करते हैं इस पाठ के नाम के अर्थ के साथ कि इस पाठ के नाम का अर्थ क्या है। विभिन्न माध्यम, ये माध्यम किस चीज के हैं? ये जनसंचार के माध्यम है। विभिन्न मतलब अलग अलग प्रकार के माध्यम। कौन से जनसंचार के माध्यम क्या होते हैं और कौन से होते हैं? जनसंचार मतलब कोई भी सूचना जब लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचानी होती है। भाई हम लोगों को कोई सूचना अगर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचानी होती है तो हम किसी यंत्र का सहारा लेते हैं। जैसे भाई हम अखबार के जरिए भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। इस भाई क्या होता है कि एक सूचना लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए हम किसी भी यंत्र को माध्यम बना सकते हैं, चाहे वो रेडियो हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे कोई इंटरनेट का माध्यम हो, चाहे अखबार का। हम उस माध्यम को के जरिए सूचनाओं को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं। इन सूचनाओं को पहुंचाने के लिए जिस यंत्र को हम काम आते हैं, ऐसे यंत्र को ही जनसंचार के माध्यम कहलाते हैं। दूसरे आसान भावों में हम कह सकते हैं कि जो न्यूज़ हम तक पहुंचती है वो जनसंचार के माध्यम के जरिए ही हम तक पहुंचती है। बड़ी न्यूज़ जैसे अखबारों के द्वारा हमको कोई न्यूज़ पढ़ते, हम जब कोई अखबारों के द्वारा कोई बड़ी न्यूज़ पढ़ते हैं, टीवी के द्वारा हम न्यूज़ देखते हैं, रेडियो के द्वारा हम न्यूज़ सुनते हैं और इंटरनेट के द्वारा हम क्या करते हैं कि न्यूज़ को हम पढ़ भी लेते हैं और सुन भी लेते हैं। ये अलग अलग तरह के माध्यम हैं जनसंचार के। ऐसे अलग अलग माध्यम जो जनसंचार के हैं उनके लिए पहले लिखना पड़ता है। भाई हम किसी भी माध्यम के द्वारा कोई भी न्यूज़ किसी तक पहुंचानी है तो पहले हमें लिखना होगा। लिखना कैसे पड़ता है, अब हम इसके बारे में बताएंगे कि आपको लिखना कैसे पड़ेगा। लिखना, अखबार में अगर कोई न्यूज़ हमको डालनी है तो हमें पहले रफली देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। हमें से यहाँ पे किससे मतलब है? पत्रकार से। भाई पत्रकार को पहले रफली अपना मैटर तैयार करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही टीवी पर हमें कोई न्यूज़ देनी है तो उससे भी पहले राइटिंग कर ली जाती है। भाई टीवी पे न्यूज़ देंगे, सारे लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, तो उसके लिए भी पहले राइटिंग कर ली जाती है, फिर उसके बाद बोला जाता है। जैसे वो देखकर या याद कर कैसे भी वो बोल सकता है। उसके अलावा रेडियो पर भी ऐसे ही होता है और इंटरनेट पर तो होता ही ऐसे है। उसे तो सब लोग आजकल जानते ही हैं। इंटरनेट पे लिखा और सुना दोनों ही जा सकता है। उसके लिए भी हमें मैटर पहले तैयार करना ही पड़ता है, लेखन करना ही पड़ता है। तो इनके लिए विभिन्न माध्यमों यानी जनसंचार के माध्यमों को अलग अलग प्रकार के लेखन करना होता है। इसी को विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन कहा गया है। इन्हीं सभी चीज़ों को विभिन्न जनसंचार के माध्यमों का लेखन कहा गया है। इस पूरे पाठ में हम विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन ही पढ़ेंगे। भाई हम इस पूरे पाठ में यही पढ़ेंगे कि हम किस माध्यम के द्वारा सूचना दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। जैसे अखबार के बारे में पढ़ेंगे, टेलीविजन के बारे में, रेडियो के बारे में और फिर इंटरनेट के बारे में। एक एक करके इन माध्यमों के बारे में खुलकर पढ़ेंगे। ये सब जनसंचार के माध्यम है। जनसंचार के माध्यम और भी होते हैं, लेकिन ये 4
प्रमुख जनसंचार के 4 ही माध्यम माने गए हैं और इसी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। इस प्रकार हम एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे कि इस न्यूज़ अखबार यानी न्यूज़पेपर के जरिए हम अपने न्यूज़ को कैसे लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाएंगे। अखबार के जरिए, टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए, इंटरनेट के जरिए विस्तार से एक एक चीज़ को हम बताएंगे। चैप्टर में पढ़ते जाएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों, ये पाठ बहुत बड़ा है, पर बच्चों आप चिंता मत करो, आपको सिर्फ देखना है, वीडियो को देखना है। हमारा काम है पढ़ाना, आप सिर्फ पढ़ो, वीडियो को देखो और पढ़ो, उसको समझो। हमारा काम है आप लोगों को समझाना और पढ़ाना। तो चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है? प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से होते हैं? प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। प्रिंट क्या होता है? न्यूज़पेपर। टीवी के जरिए हम दूर दूर तक न्यूज़ पहुंचाते हैं, रेडियो के जरिए भी और इंटरनेट के जरिए भी। उम्मीद है कि आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते होंगे। इसके अलावा मनोरंजन या समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते होंगे और रेडियो भी सुनते होंगे। और संभव है कि आप कभी कभार इंटरनेट पर भी समाचार पढ़ते सुनते हैं या देखते हो। क्या आपने कभी गौर किया है भाई? इसका मतलब इसमें जो ये पाठ है ना, ये हमें बता रहा है कि ये नियमित रूप से उम्मीद ही होती है कि हम अखबार पढ़ते होंगे। भाई इस संसार में इतनी बड़ी जनसंख्या में कितने ही लोग अखबार पढ़ते हैं। मनोरंजन या समाचार जानने के लिए टीवी देखते हैं, भाई अपना मनोरंजन भी करते हैं और न्यूज़ भी देखते हैं और रेडियो को भी सुनते हैं। और संभव है कि कभी कभार इंटरनेट भी देख लेते पर भी समाचार पढ़ते हैं सुनते होंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है इस चीज़ को कि जनसंचार के इन्हीं प्रमुख माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है? भाई इन जो ये जनसंचार यानी न्यूज़ को अखबार, टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट के जरिए जिन न्यूज़ को हम लोग पढ़ते हैं, भाई इन सभी का माध्यम क्या है? समाचारों के लेखन का माध्यम और प्रस्तुत करने का, हम लोगों तक पहुंचाने का माध्यम में क्या अंतर है? कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुनिए। भाई हमें तभी पता चलेगा जब कभी हम ध्यान से किसी शाम या रात को, सारा दिन तो किसी के पास टाइम होता नहीं, शाम के समय ही टीवी पे न्यूज़ आती है, रेडियो पे न्यूज़ आती है, क्योंकि सारा दिन तो सब अपनी दिनचर्या में व्यस्त होते हैं। और मौका मिले तो इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़िए। अगले दिन सुबह अखबार ध्यान से पढ़िए। अब बताइए कि इन सभी माध्यमों में पढ़े, सुने और देखे गए समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? उनमें कोई विशेष अंतर है भी या नहीं? अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं हमको कि भाई भाई अगर हम एक दिन आराम से बैठकर देखें ना कि जो हम न्यूज़ सुन रहे हैं वो हम समाचार पत्रों के, भाई टेलीविज़न में जो हम न्यूज़ देख रहे हैं, रेडियो पर हम न्यूज़ सुन रहे हैं और वही न्यूज़ हम इंटरनेट के जरिए देख रहे हैं और अगले ही दिन सुबह अखबार आता है तो उसमें भी वही न्यूज़ आ रही है। तो उसके पढ़ने, सुनने और देखने के गए समाचारों की लेखन शैली, भाई हमने न्यूज़पेपर में किस तरह पढ़ा, किस तरह लिखा और टीवी में किस तरह सुना, रेडियो में किस तरह सुना, इंटरनेट पर किस तरह लिखा हुआ था और किस तरह सुना, सबका अलग अलग मैटर, अलग अलग ही स्टाइल होता है। तो बताओ इनमें कोई अंतर था? निश्चय ही इन सभी माध्यमों में समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको कई अंतर देखने को मिले होंगे। सबसे सहज और आसानी से नज़र आने वाला अंतर तो यही दिखाई देता है कि जहां अखबार पढ़ने के लिए है, वहीं रेडियो सुनने के लिए और टीवी देखने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंटरनेट पर पढ़ने और सुनने और देखने तीनों की ही सुविधा है। जाहिर है कि अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है,
जबकि रेडियो बोले हुए शब्दों का। भाई इसमें जाहिर सी बात है, भाई सबको पता है कि समाचार इन सभी माध्यमों में जिससे न्यूज़ हम लोगों को मिलती है, सब में लेखन शैली का, भाषा का और प्रस्तुति का अलग अलग वो होता है। कई अंतर देखने को मिलते हैं। टीवी के अलग होते हैं, इंटरनेट के अलग होते हैं, रेडियो के अलग होते हैं, अखबार के अलग होते हैं। भाई ये तो आसानी से सभी को नजर आ जाता है कि रेडियो पे हम न्यूज़ को सुन सकते हैं, टीवी पर देख सकते हैं, अखबार में पढ़ना पड़ेगा, इंटरनेट पे पढ़ने, सुनने, देखने की तीनों सुविधा होती है। और अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है और रेडियो बोले हुए शब्दों का। भाई अखबार में छपे हुए शब्दों को हम देखते हैं, रेडियो में जो लोग वो बोल रहे हैं, हमें न्यूज़ बता रहे हैं, हमको हम सुनते हैं। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क को समझने के लिए सभी माध्यमों के लेखन की बारीकियों को समझना जरूरी है। भाई जनसंचार के ये जो 4 मेन साधन है ना, उनको समझने के लिए हमें इनके लेखन की बारीकियों को समझना होगा। लेकिन इन माध्यमों के बीच के फर्क को आप तभी समझ सकते हैं जब आप हर माध्यम की विशेषताओं, उनकी खूबियों और कमियों से परिचित हो। हर माध्यम की ओर अब कुछ खूबियां हैं और कुछ खामियां भी हैं। भाई यहाँ पर बताया गया है कि हर माध्यम में जो 4 मेन माध्यम है, हर माध्यम में कुछ खूबियां भी होती है और कुछ खामियां भी होती है, और उनमें कोई फर्क तो आप तभी समझ सकते हैं जब आप माध्यम की विशेषताओं और खूबियों खामियों से परिचित होगे। भाई आप उनमें खूबियां और खामियां जब ही निकाल सकते हो जब आप उस माध्यम से अच्छी प्रकार, भली प्रकार परिचित होगे, आप उसके बारे में अच्छी प्रकार से जानते होंगे। खबर लिखने के लिए हमें इनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है और इन माध्यम की ज़रूरत को समझना पड़ता है। भाई हम किसी भी खबर को लिखते हैं, चाहे वो टीवी की, न्यूज़ की, चाहे अखबार की, किसी की भी खबर को लिखते हैं, तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि माध्यम की ज़रूरत को समझना पड़ता है कि अब हम रेडियो पर बोलकर न्यूज़ सुना सकते हैं, उस पर हम लिखने बैठ जाएंगे तो वो काम की नहीं होगी ना, वो खामियां हैं। भाई हम उसको ध्यान में रखना पड़ेगा हमें कि हम रेडियो पर बोलकर न्यूज़ सुनाते हैं, उसके लेखन कार्य को लिखने के समय को हमें इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और खामियां। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से आपको रोज कम या ज़्यादा सबका पड़ता होगा। भाई ये जो जनसंचार के साधन है, इनसे रोज सभी का पाला पड़ता होगा, किसी का कम, किसी का ज़्यादा, किसी का अखबार से पड़ता है, किसी का टीवी से, किसी का रेडियो से और किसी का इंटरनेट से। आजकल इंटरनेट से तो सभी का ही पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इन सभी माध्यमों में सबसे अधिक किसे पसंद करते हैं और क्यों, तो आपका जवाब क्या होगा? भाई अगर कोई आपसे पूछ ले कि जनसंचार के माध्यमों में से, इन चारों माध्यमों में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप थोड़ा सोच में पड़ जाएं। आपका उत्तर चाहे जो हो, इतना तय है कि इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं है। भाई आप सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि आपको तो अगर वो साधन पसंद है तो किसी आपके घर में, बाहर किसी और को दूसरा साधन पसंद होगा, किसी और को तीसरा साधन पसंद होगा। तो इसका कोई निश्चित जवाब नहीं दे सकते। संभव है आपको टीवी ज़्यादा पसंद हो और आपके दोस्त को रेडियो। आपका दोस्त रेडियो अपने पढ़ने के कमरे में फुर्सत से और या कुछ और काम करते हुए सुनता हो। भाई इसमें बताया गया है कि आपको तो टीवी पसंद है और आपके दोस्त को रेडियो पसंद है, और वो पढ़ने के समय अपने दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए फुर्सत से या कुछ और काम करते हुए रेडियो को सुनता हो। इसी तरह आपके किसी और साथी को पढ़ना पसंद हो और वो फुर्सत के क्षणों में अखबार को पढ़ता हो, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ के साथ गुजारता हो, जबकि आपका कोई अन्य दोस्त इंटरनेट पे चैटिंग करते या कुछ और पढ़ते देखते हुए उसी के से चिपके रहना पसंद करता हो। फिर इसमें बताया गया है कि आप अगर जनसंचार के ये साधन किसी न किसी तरह
भाई चारों साधनों को कोई ना कोई किसी न किसी तरह पसंद करता है। निश्चित रूप से हम लोग नहीं बता सकते कि कौन सा साधन किसको जा जाहिर है सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन सबकी पसंद के पीछे कुछ कारण जरूर है। आप या आपके अन्य दोस्त अलग अलग जनसंचार माध्यमों को इसलिए अधिक पसंद करते हैं क्योंकि उनकी विशेषताएं या खूबियां आपकी या आपके अन्य दोस्तों के मिजाज, रुचियों, ज़रूरतों और पहुंच के अनुकूल है। भाई आपके और आपके दोस्त अलग अलग जनसंचार के माध्यमों को पसंद करते हैं क्योंकि उनकी विशेषताएं, खूबियां उनको अपने अपनी सुविधाओं के अनुसार अपने अपने उस जिससे उनका मन मोहता है। भाई किसी को रेडियो सुनने में मजा आता है, किसी को टीवी देखने में, वो उनमें उनकी खूबियों को ही देखता है, कमियों को नहीं देखता। वो अपनी अपनी रुचि और ज़रूरतों के माध्यम के मुताबिक ही माध्यम चुनते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हर माध्यम की अपनी कुछ विशेषताएं या खूबियां हैं, कुछ कमियां भी हैं। भाई इसका मतलब तो यही है कि किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। उन सब की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और कुछ कमियां भी हैं और कुछ खूबियां भी हैं उनके अंदर, जिसके कारण कोई माध्यम विशेष किसी को अधिक पसंद आता है तो किसी को कम। भाई आज के टाइम पे इंटरनेट सभी लोगों को, युवा वर्ग तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट के पीछे है, पागल है, उनको तो बहुत पसंद है। आज के टाइम पे वो टीवी और रेडियो आदि में न्यूज़, अखबार में न्यूज़ पढ़ना नहीं पसंद करते, वो इंटरनेट के जरिए न्यूज़ को पता करते हैं। पर जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको रेडियो और अखबार, टेलीविज़न ये सब चीज़ें पसंद है। तो लोग अपनी अपनी रुचियों और ज़रूरतों के माध्यम से इनमें विशेषताएं और खूबियां, कमियां ढूंढ लेते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि जनसंचार का कोई एक माध्यम सबसे अच्छा या बेहतर है। भाई हम इसका यह मतलब नहीं निकाल सकते कि जनसंचार का एक ही साधन सबसे अच्छा और बेहतर है। कोई एक दूसरे में कमतर नहीं है, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। भाई एक दूसरे के साथ बराबर के हैं चारों के चारों। सबकी अपनी कुछ खूबियां और कमियां हैं, सबकी अपनी अपनी कमियां और खूबियां हैं। जैसे इंद्रधनुष की छटा अलग अलग रंगों के एक साथ आने से बनती है। भाई इंद्रधनुष आप लोगों ने देखा होगा, सबके रंग अलग अलग होते हैं। जैसे जनसंचार के साधन भी अलग अलग है, ऐसे ही इंद्रधनुष के रंग भी अलग अलग होते हैं। अगर एक एक रंग आएगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अगर सारे के सारे रंग इकट्ठे आते हैं तो उसकी छटा बनती है। इंद्रधनुष की छटा खिल के आती है, अलग अलग रंगों के साथ ही आने से बनती है। जब सारे रंग इकट्ठे आते हैं तो तभी हम कहते हैं कि इंद्रधनुष है। इसी प्रकार जनसंचार के भी सभी साधन, माध्यम इकट्ठे होते हैं तो तभी हम कहते हैं कि अब असली शक्ति उनके परस्पर पूरक होने में है, इकट्ठा रहने में है। जनसंचार के माध्यम विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क चाहे जितना हो, लेकिन वे आपस में प्रतिद्वंदी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक और सहयोगी है। जनसंचार का यानी हम न्यूज़ को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन चाहे भले ही एक अलग अलग हो, पर वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी है, साथ देने वाले हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि अखबार में समाचार पढ़ने और रुककर उस पर सोचने में एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है। भाई ये कहने की तो हम लोगों को जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर सभी पढ़ते हैं सुबह के टाइम। कि अखबार में जब हम समाचार पत्र को पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं, पढ़ते हैं, अखबार को तो हम देखते हैं ना, समाचार पढ़कर और रुक कर उस पर विचार करते, कोई न्यूज़ हमने पढ़ी है और उस पर हम विचार करते कि अच्छा ये इस तरह है, अलग अलग तरह की संतुष्टि मिलती है। टीवी पर घटनाओं की तस्वीरें देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है। इसी तरह का रोमांच अखबार या इंटरनेट पर नहीं मिल सकता। जो टीवी पे हमें रोमांच मिलता है ना, वो उस पे अखबार पर और इंटरनेट पर नहीं मिल सकता। इसी तरह रेडियो पर खबरें सुनते हैं, वे आप जितना उन्मुक्त होते हैं, बड़े ध्यान से हम सुनते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, उतना किसी और माध्यम के संभव नहीं है। भाई इतना किसी और माध्यम से संभव नहीं हो सकता
जितना रेडियो हमें उन्मुक्त करता है। उधर इंटरनेट अंतरक्रियात्मकता, इंटर एक्टिविटी, जिसका मतलब होता है इंटर एक्टिविटी, और सूचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम है। भाई आज के टाइम पे तो इंटरनेट इंटर एक्टिविटी और सूचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम है। बस एक बटन दबाइए और सूचनाओं के अथाह संसार में पहुंच जाइए। सिर्फ एक बटन दबाओ, इंटरनेट के लिए एक बटन दबाना की जरूरत होती है और सूचनाओं के अथाह संसार में, यानी बहुत गहरे संसार में पहुंच जाइए। यानी सूचना ही सूचनाएं, वहां पे बहुत सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। जिस भी विषय पर आप जानना चाहें इंटरनेट के जरिए वहां पहुंच सकते हैं। भाई हम जिस चीज के विषय में भी जाने, किसी भी विषय में, गृहस्थी के विषय में, शहर के विषय में, देश के विषय में, विदेश के विषय में, काम के विषय में, किसी भी विषय में आप जानना चाहें, किसी भी विषय में आप जानना चाहें तो इंटरनेट के जरिए हम वहां पर पहुंच सकते हैं। ये सभी माध्यम हमारी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं और इन सभी को हमारी दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ उपयोगिता है। भाई ये जो माध्यम है ना जनसंचार के, वो अलग अलग तरह से हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और हमारे दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ उपयोगिता है। इनकी अपना ही जगह है हमारे दैनिक जीवन में। यही कारण है कि अलग अलग माध्यम होने के बावजूद इनमें कोई समाप्त नहीं हुआ। भाई अलग अलग माध्यम जरूर हो गए, नए, भाई पुराना कोई नया, उससे भी नया आते चले गए साधन, पर समाप्त कोई सा भी नहीं हुआ। आज के टाइम पे भी रेडियो, टेलीविजन, अखबार सब कुछ है और पहले के टाइम पर भी सब कुछ था। इन सभी माध्यमों का लगातार विस्तार और विकास हो रहा है। दिन प्रतिदिन इन माध्यमों में इम्प्रूवमेंट ही हो रही है, विकास ही हो रहा है, इनका विस्तार ही हो रहा है, ये समाप्त नहीं हो रहे हैं। आइए अब इन सभी माध्यमों की अलग अलग खूबियों और कमियों को समझने की कोशिश करें। भाई अब यहाँ पर इससे आगे हमें क्या बताया गया है, मैं आपको वैसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि भाई इसमें बताया गया है कि जो ये संचार के साधन है, जनसंचार के साधन है, प्रिंट, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, अब आगे चैप्टर में हमें एक एक करके उनकी खूबियाँ और खामियों को समझाने की कोशिश की गई है। प्रिंट माध्यम, प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम, प्रिंट को हम और किस नाम से बुला सकते हैं, मुद्रित माध्यम। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। भाई ये सबसे पुराना माध्यम है। अखबार आज का नहीं, बहुत पुराने समय से चलता चला आ रहा है। असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई थी। जब हमारा आधुनिक युग का शुरुआत हुआ था ना, तब इसकी शुरुआत ही मुद्रण यानी, भाई प्रिंट को हम मुद्रित भी कह सकते हैं, मुद्रण भी कह सकते हैं, ये सब प्रिंट के नाम है, छपाई के आविष्कार से हुई थी। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापेखाने को देखते हैं इसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि मुद्रण यानी प्रिंट की शुरुआत चाहे चीन ने की हो, चीन में सबसे पहले प्रिंट किया गया अखबार, लेकिन आज हम जिस छापेखाने को देखते हैं ना, सबसे पुराने छापेखाने को देखते हैं, उसका आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, जर्मनी के गुटेनबर्ग को। छापाखाना यानी प्रेस, छापाखाना क्या होता है, जहाँ पे न्यूज़पेपर प्रिंट होकर आते हैं, प्रेस, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। जब न्यूज़पेपर प्रिंट होने लग गए थे तब दुनिया की तस्वीर बदल दी थी। दुनिया को, लोगों को, इस संसार में लोगों को न्यूज़ का पता चलने लग गया था कि इस शहर में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, क्या चीज़ उनके लिए उपयोगी है, क्या नहीं है, एक एक चीज़ का उन्हें खुलकर पता चलने लग गया। यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसां की शुरुआत में छापेखाने की अहम भूमिका थी। तो यूरोप के दो न्यूज़पेपर थे, उनके नाम थे पुनर्जागरण और रेनेसां। ये यूरोप के शुरुआत में छापेखाने की अहम भूमिका थी।
भारत में पहला छापाखाना यानी कौन सा था भारत में पहले छापाखाना? प्रेस कौन सी खुली थी भारत में सबसे पहली? सन 1556 में गोवा में खुला था। ये वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, भारत में सबसे पहला छापाखाना कब खुला था और कहाँ खुला था? 1556 में गोवा में। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। भाई ये जो प्रेस हमारी खुली थी, छापाखाना हमारा खुला था, इसमें धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था, न्यूज़पेपर छापने के लिए नहीं। तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफ़ी बदलाव आया है। भाई छापने की तकनीक में, प्रिंट करने की तकनीक में काफ़ी बदलाव आ चुका है। मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार हुआ है। मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट करने के माध्यम में बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका है। ये देखो, ये मशीनरी होती है, इसमें से न्यूज़पेपर प्रिंट होके निकलता है। मुद्रित माध्यमों के तहत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आती हैं। भाई प्रिंट होकर प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करने के, आजकल तो प्रिंटर आ गया ना, पर न्यूज़पेपर प्रिंटर के जरिए नहीं होता। भाई बच्चे कहेंगे कि प्रिंट आउट, भाई प्रिंट आउट निकलवा लो, न्यूज़पेपर वैसे ही बनता हो, नहीं, न्यूज़पेपर मशीनरी के जरिए बनते हैं। प्रिंट आउट तो हम एक छोटे से उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके प्रिंट आउट निकल जाते हैं। पर मुद्रित माध्यमों के तहत अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकें छापी जाए। ये जिस बुक्स को हम पढ़ते हैं, मैगजीन वगैरह सब, पत्रिकाएं, अखबार, वो मुद्रित माध्यमों के तहत ही छापी जाती है। हमारे दैनिक जीवन में इनका कितना महत्व है? भाई इनका कितना महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, यह दोहराने की ज़रूरत नहीं है। यह बताने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि इन चीज़ों का कितना महत्व है। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता या शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, कि जो शब्द छप जाते हैं ना, उसका स्थायित्व होता है। उसे आप आराम से और धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। जो शब्द बुक के अंदर छप गए, उसका स्थायित्व होता है, वो जा नहीं सकते इधर उधर, वो स्थायी वहीं के वहीं रहेंगे। आराम से आप उसको कभी भी कैसे भी पढ़ सकते हो। पढ़ते हुए उस पर सोच सकते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो उसे दोबारा या जितनी बार इच्छा करे उतनी बार पढ़ सकते हैं। भाई पढ़ते समय आप सोच सकते हैं, अगर कोई बात उसमें समझ नहीं आई है उस लाइनों में, तो आप उनको दोबारा भी पढ़ सकते हैं। जितनी बार आपका मन करे उतनी बार आप पढ़िए उन्हें। यही नहीं, अगर आप अखबार या पत्रिका पढ़ रहे हो तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ और उस पर प्रकाशित किसी भी समाचार या रिपोर्ट से पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। भैया इसमें हमें यह बताया है कि आप अगर किसी भी अखबार या पत्रिका को पढ़ रहे होते हैं तो आप अपनी पसंद से किसी भी पेज को पढ़ सकते हैं। भाई पहले पेज को पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें सीरीज़ में सारा कुछ पढ़ना है, हम किसी भी पेज को पढ़ सकते हैं कभी भी, और समाचार रिपोर्ट को पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप अखबार पहले पृष्ठ से, पहली खबर से ही पढ़ो, आप पीछे से पढ़ लो, बीच में से पढ़ लो। मुद्रित माध्यमों के स्थायित्व का एक लाभ यह भी है कि आप उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। भाई अब जैसे हमारी स्कूल की बुक्स है, न्यूज़पेपर है, कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है, उसको हम लिख नहीं सकते, कितना लिखेंगे हम, उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो हम उस न्यूज़पेपर को संभाल कर, उन बुक्स को संभाल कर काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं और उसे संदर्भ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई जब हमें जरूरत हो, हमें उसी की तरह कोई बात बोलनी हो, करनी हो, तो हम उसे संदर्भ की तरह एग्जाम्पल के तौर पर रख सकते हैं। मुद्रित माध्यमों की दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि लिखित भाषा का विस्तार है। जाहिर है कि इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं शामिल है। भाई ये लिखे जाते हैं तो इसे लिखित भाषा कहा जाता है, और इसमें सब लिखित भाषा की सभी विशेषताएं शामिल होगी, यह बात जाहिर है। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है, मौखिक भाषा अनुशासन की मांग नहीं करती, लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। लिखित और मौखिक भाषा में
यही सबसे बड़ा अंतर है। बोलने में एक स्वतः स्फूर्तता होती है। भाई बोलते समय हम एक स्पीड से बोलते चले जाते हैं, पर लिखते समय हमें अनुशासन को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन लिखने में आपको भाषा, व्याकरण, वर्तनी, शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है। यही नहीं, अगर लिखे हुए को प्रकाशित होना है यानी काफ़ी लोगों तक पहुंचाना है तो आपको एक प्रचलित भाषा में लिखना पड़ता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोग समझ पाए। मुद्रित माध्यमों की तीसरी विशेषता यह है कि यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। भाई जो न्यूज़पेपर प्रिंट माध्यम है ना, प्रिंटिंग माध्यम, न्यूज़पेपर माध्यम, इसकी तीसरी विशेषता क्या है कि यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। भाई जिसको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है वो सोचने की, विचारने की और विश्लेषण की शक्ति बढ़ती है उनकी। वो न्यूज़ को पढ़ेंगे, चिंता भी करेंगे, विचार भी करेंगे। इस माध्यम से आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं। भाई हम न्यूज़पेपर को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, उनमें विचार करेंगे तो उनमें आई हुई सभी बातों को पढ़कर आप गंभीर से गूढ़ बातें यानी बहुत गहरी बातों को आप स्वयं भी लिख सकते हो। क्योंकि पाठक के पास ना सिर्फ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। भाई पाठक के पास उसको पढ़ने, समझने और सोचने का ही समय नहीं होता, उसको तो वो कभी भी पढ़ सकता है, समझ सकता है और सोच सकता है। उसके पास उसकी योग्यता भी होती है। भाई उसके पास लेखक, उसके पाठ को, लेख को लिखने वाला मैटर भी उसके पास ही होता है, उसकी योग्यता भी उसी के पास होती है। असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो। भाई जो पढ़ा, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा, जो पढ़ा लिखा होगा वही अखबार का पाठक बन सकता है, जिसने औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता भी हासिल की कर रखी हो। इसका मतलब फॉर्मल, औपचारिक मतलब फॉर्मल, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल शिक्षा के जरिए विशेष स्तर की योग्यता भी हासिल की हो। भाई इसका मतलब यह है कि न्यूज़पेपर, अखबार का पाठक वही हो सकता है जिसने फॉर्मल और इनफॉर्मल शिक्षा हासिल कर रखी हो, योग्यता हो उसके अंदर, हर तरह की उसने शिक्षा प्राप्त कर रखी हो। लेकिन मुद्रित माध्यमों की यही कमजोरी या सीमा भी है। न्यूज़पेपर के माध्यम की यही कमजोरी है और सीमा है, मुद्रित माध्यमों की यही कमजोरी है। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं है। साथ ही मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। भाई जो मुद्रित माध्यम के लेखन है ना, जो मुद्रित माध्यम के लेखन करने वाले पाठकों को पढ़ने वाले जो सारे लोग पढ़ते हैं जिस भाषा ज्ञान को, उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ये नहीं कि हम हरियाणा के हैं तो हरियाणा में न्यूज़पेपर लिख दिया, पंजाबी के तो पंजाबी के, ये नहीं होता। अगर हिंदी माध्यम है न्यूज़पेपर का तो हिंदी में न्यूज़पेपर छपेगा और इंग्लिश माध्यम है तो अंग्रेजी में, जिस माध्यम का वो न्यूज़पेपर है उसी माध्यम में वो छपेगा। इसके अलावा उन्हें पाठकों की रुचि और ज़रूरतों को भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें न्यूज़पेपर प्रिंट करते टाइम इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि पढ़ने वाले की रुचि और योग्यता किस चीज़ में है। उन्हें उसी चीज़ को अपने न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा प्रिंट करना होता है। इसके अलावा उन्हें पाठकों की रुचि और ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। मुद्रित माध्यम की एक सीमा यह है कि वे रेडियो, टीवी और या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। भाई न्यूज़पेपर की, अखबार की सबसे एक बड़ी कमी यह है कि वो तुरंत घटित घटना को नहीं दिखा सकते। जैसे रेडियो पे तुरंत आ जाता है, टीवी तुरंत दिखा देता है और इंटरनेट के जरिए तुरंत घटित घटनाएं पता चल जाती है, वैसे हम अखबार के जरिए नहीं पता लगा सकते।
एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं। भाई न्यूज़पेपर जो है वो एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं। भाई 24 घंटे में वो प्रकाशित होते हैं। आज की घटी घटना अगले दिन सुबह आपको अखबार में पढ़ने को मिलेगी। जैसे अखबार 24 घंटे में एक बार या साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है, अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है। भाई अखबार और पत्रिका जो है ना, उनको एक निश्चित समय सीमा में बंद कर रहना होता है। उनकी एक डेडलाइन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डेडलाइन। कुछ अपवादों को छोड़कर समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई सामग्री प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं की जाती। भाई जैसे घटना आज घटी, अगर आपने कल नहीं छापी तो उसको वो नहीं आगे जाकर नहीं छाप सकते। उनकी एक डेडलाइन होती है कि उन्हें कल के न्यूज़ में छापनी ही होगी वो सामग्री। इसलिए मुद्रित माध्यमों के लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मुद्रित माध्यम के लेखक हैं और पत्रकारों को हर चीज़ का समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह मुद्रित माध्यमों के में लेखक की जगह स्पेस का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। भाई जो पत्रकार है ना, उनको स्पेस का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि हमें 4 पेज के अंदर थोड़ा थोड़ा कॉलम हर न्यूज़ को देना है। भाई अगर हमें अखबार या पत्रिका संपादक ने अगर हमको 250 शब्दों में पूरा न्यूज़पेपर बनाने को कह दिया तो हमें 250 शब्द ही लेने पड़ते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। यह हमारी सीमा होती है, शब्दों की सीमा को ध्यान में रखना पड़ेगा हम लोगों को। पत्रिका के संपादक ने अगर आपको 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा है तो आपको उस शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि अखबार या पत्रिका में असीमित जगह नहीं होती। भाई समाचार या उसमें कोई सीमित जगह नहीं होती, सीमित सी जगह होती है कि इतना पेपर है, आपको इतना उस पर मैटर लिखना है, इससे ज़्यादा आप लिख ही नहीं सकते उसमें। इस न्यूज़पेपर के बारे में आप हर जगह सीमित ही देखा जाएगा उसके अंदर। उन्हें विभिन्न विषयों और मुद्दों पर सामग्री प्रकाशित करनी होती है। महत्व और जगह की उपलब्धता के अनुसार वे निश्चित करते हैं कि किसे कितनी जगह मिलेगी। भाई महत्व और जगह की, पहले तो वो जगह देखेंगे न्यूज़पेपर में कितनी जगह है, और महत्वता देखेंगे कि कौन सी न्यूज़ को कौन सा भाई पहले रखा जाए और कौन सी न्यूज़ को बाद में। भाई इन सब चीज़ों का अनुमान करने के बाद ही वो सब कुछ लिखते हैं, प्रकाशित करते हैं। मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर कर दिया जाए। भाई जो मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार है ना, उन्हें इस बात का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में, भाई न्यूज़पेपर छपने से पहले उसमें मौजूद सभी गलतियों को, अशुद्धियों को, कमियों को दूर कर दिया जाए, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलती अशुद्धि वहीं चिपक जाती है, हटाई नहीं जा सकती। उसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतजार करना पड़ेगा। भाई अगर लेखक या पत्रकार से अगर कोई गलती हो जाती है, कोई अशुद्धि हो जाती है, वह न्यूज़पेपर पे प्रिंट हो जाती है, तो हम उसको हटा तो सकते नहीं, तो उन्हें अगली बार अगले न्यूज़पेपर का इंतजार करना पड़ता है छपने का। तब उसमें लिखते हैं कि ये वाली गलती यहाँ पर हो गई थी, ये इस तरह सही है। जैसे कह देते हैं ना कि भाई गलती के लिए माफ़ी, खेद है, इस तरह। अब जैसे हमने कोई गलती करी, हम तुरंत ही बोल देते सॉरी, पर न्यूज़पेपर में इस तरह नहीं होता, उन्हें अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है। कि अखबार या पत्रिका में यथासंभव कोशिश की जाती है कि कोई गलती या अशुद्धि ना छप जाए। अखबार हो, पत्रिका हो, बुक्स हो, कोई भी चीज़ हो, वो उनमें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है कि कोई गलती या अशुद्धि ना छप जाए।
इसके लिए अखबार पत्रिकाओं के संपादक के साथ एक पूरी संपादकीय टीम होती है। भाई एक पूरी टीम मिलकर ये काम करती है। एक पहले लेखन लिखता है, दूसरा उसको चेक करता है, फिर चेक होता है, उसके बाद वो प्रिंट होकर आता है। जिसकी मुख्य जिम्मेदारी प्रकाशन के लिए जा रही सामग्री से गलतियां और अशुद्धियों को हटाकर उसे प्रकाशन योग्य बनाना है। उस पूरी संपादकीय टीम का क्या काम होता है कि जिम्मेदारी प्रकाशन के लिए की जा रही सामग्री, भाई अखबार में न्यूज़ छपने से पहले उसकी सारी गलतियों और अशुद्धियों को हटाकर फिर उसे प्रकाशन योग्य यानी छपने के लिए बनाना चाहिए। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है? नंबर 1, लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी है। प्रचलित भाषा में के प्रयोग पर ही जोर रहता है। भाई जिस भाषा को हम अपने शहर में और लोगों में यूज करते हैं आपस को बोलने चालने में, हमें उसी भाषा को अपने न्यूज़पेपर में करना चाहिए यूज। समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी है। न्यूज़पेपर को लिखते समय सीमा का होना बहुत जरूरी है। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी है। भाई जब पत्रकार लिखता है और फिर वो प्रिंट होता है, प्रकाशन होता है, तो उसके बीच में आई हुई गलती और अशुद्धियों को उसे बार बार चेक करके ठीक कर लेनी चाहिए। लेखक के सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। सहज प्रवाह के लिए सब कुछ, न्यूज़पेपर के लिए हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए, हर चीज की सही तरीके से होगा तो मुद्रित माध्यम में लेखन का जनसंचार का माध्यम बिल्कुल सही है। इस प्रकार इस एक ही वीडियो में हमने पाठ के सारे और इम्पोर्टेंट बोर्ड में जिस तरह पूछा जाता है रेडियो से वो अखबार से संबंधित सभी चीज़ों का हमने एक्सप्लेन अच्छे से किया। हमने आपको मुद्रित माध्यम के सभी साधन बताए। भारत में प्रिंट माध्यम कौन से हैं, कौन से सन में आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि चैप्टर समाप्त हो गया है, यह सोच आपकी बिल्कुल गलत है। यह पाठ खत्म नहीं हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि यह पाठ बहुत ही बड़ा है। इसके बाद हम रेडियो के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद इस सभी चारों माध्यमों का होना, इन सभी माध्यमों का होना मुद्रित माध्यम के में न्यूज़ पेपर के प्रकाशन में बहुत जरूरी है। यही सब चीजें एक सफल न्यूज़पेपर को प्रकाशित कर सकती है। भारत में प्रिंट माध्यम कौन से सन में आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि चैप्टर समाप्त हो गया है, यह सोच आपकी बिल्कुल गलत है। यह पाठ खत्म नहीं हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि यह पाठ बहुत ही बड़ा है। इसके बाद हम रेडियो के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके बाद टेलीविज़न के बारे में और फिर इंटरनेट के बारे में। इन सभी के बारे में भी हम सब कुछ खुलकर पढ़ेंगे। इनकी खूबियाँ, खामियाँ, सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सभी वीडियोस में हम अपलोड करते रहेंगे। आप एक एक करके देखते रहें और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यू भी करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यू करने से पहले आप चैप्टर की वीडियो अच्छे से पढ़ें। जब आप पढ़ें तो कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। हमारा इतना तो हक बनता ही है, हम आपको इतनी मेहनत करके ये सब कुछ मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं और आप बदले में कमेंट ही कर दें, क्योंकि हम अपने चैनल के जरिए आप लोगों के पास हर वीडियो, यहाँ तक कि हिंदी की ही नहीं बल्कि हर क्लास की एक एक वीडियो को खुलकर एक्सप्लेनेशन, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसके लिए आप हमारे चैनल पर
जाइए और लिंक पर क्लिक करें। वहाँ आपको हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज मटेरियल मिलेगा, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमने आपको आपकी पढ़ाई को और आसान बना दिया है। हमने आपकी पढ़ाई को फ्री ऑफ कॉस्ट ये मटेरियल प्रोवाइड करा के बहुत आसान बना, जिससे आपको कहीं पर भी ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर पर ही अपने सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। तो आप अब अपने सब्जेक्ट को क्लिक करें और पढ़िए, समझिए और पेपर को दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास वो सभी नोटिफिकेशन आ जाएगी जो आगे आने वाले वीडियोस की हैं। उसकी नोटिफिकेशन से आपको आपके लिए इजी हो जाएगा, और आगे कौन से वीडियो चैप्टर्स आ रहे हैं तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। इसी के साथ ही हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।